Hello students. Today we studied about equilibrium constant and Nernst equation. Okay. अभी तक हमने Nernst equation के 3 पार्ट्स देखे. पहले कैसे आया, उसके सेपरेट जो डेल्टा जी थे, क्यू थे, ठीक है, सबके इक्वेशन देखे. उसके बाद हमने Nernst इक्वेशन डिराइव किया. उसके बाद कंप्लीट सेल और हाफ सेल के बारे में हमने Nernst इक्वेशन वो डिराइव किया. पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 98 टेम्परेचर पे या तो फिर एनी टेम्परेचर के लिए इक्वेशन हमने डिराइव किया था और एक दो एग्जांपल भी देखे थे. ठीक है, तो आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं. सॉरी, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है. ठीक है, इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं. इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है और इन दोनों को साथ में करके हम इक्वेशन देखेंगे. तो पहली जो आगे बात की थी वही पहले अभी बात करेंगे. जो पहले बात की थी डैनियल सेल वाली. यहाँ पे सेल है. ठीक है, हमने ये देखा था कि यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है ZnSO4 सॉल्यूशन में. यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. ठीक है, दोनों के बीच ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है और दोनों को ये वोल्ट मीटर से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, अब जैसे ही प्लग स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि ये जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा. ये एनोड है, एनोड है मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और ये क्या है, ये कैथोड है. तो हियर रिडक्शन इज अकर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिंक जो है वो मेटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे और जो जिंक जो 2+ बनाएगा वो 2+ यहाँ पे सॉल्यूशन में जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर क्या करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कॉपर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मेटल बन जाएगा. मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है उस यहाँ पे चिपक जाएगा इनडायरेक्टली बोले तो. ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉपर की जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जो हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. वैसे ही जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि Zn कहाँ जा रहा है, Zn 2+ बन के इस सॉल्यूशन में जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है ये मेटल का वो 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके अंदर आया है. मतलब कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn 2+ का जो कंसंट्रेशन हुआ वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे. ठीक है, इस सॉल्यूशन में Zn 2+ का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है जिंक ZnSO4 में. क्यों, वो आपको पता चल गया, क्योंकि इस मेटल से यहाँ पे अंदर जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर निकल के जा रहा है इस इलेक्ट्रोड पे. मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये कॉपर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. अब जैसे जैसे टाइम जाएगा, अब मान लो कि इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि ये क्या होगा, ये 1 मोल सॉल्यूशन होगा, ये भी 1 मोल सॉल्यूशन. टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन. ठीक है, एटमॉस्फेयर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि प्रेशर. तो इस कंडीशन में मान लो कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, अराउंड 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल है, आप मान लो इसको. ठीक है, अब क्या है, अगर मान लो कि अभी तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करी, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी तो क्या होगा कि यहाँ से ये रिएक्शन हो रही है और ये इलेक्ट्रोड की डेंसिटी कम हो रही है. ठीक है, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो यहाँ से इसकी डेंसिटी कम होगी, यहाँ की इंक्रीज होगी. तो जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जिंक के जो सॉल्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये जो यहाँ पे जो रीडिंग है वोल्ट मीटर में, जो वो रीडिंग है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी. क्योंकि इसका भी ये भी क्या होगा, धीरे धीरे अभी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें जितना मेटल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, अब मेटल ही खत्म हो गया तो फिर कैसे लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी.
ठीक है। और जब यहाँ पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग 0 आ जाएगी, मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो सेल है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया, हम वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने क्लियर आउट लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है जो एनोड पे हो रही है, ये रिडक्शन की है जो कैथोड पे हो रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है जो मैंने बोला, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, जिंक आयंस का सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और राइट साइड में क्या हो रहा है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है जो यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक एज अ टाइम आएगा, एज अ टाइम पासिस द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीजिंग ऑन वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये खत्म होता जाएगा तो फिर जो आना चाहिए रीडिंग वो क्या आएगी, कम आती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आएगी रीडिंग लेकिन वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम सेल सीम्स टू बी स्टॉप्ड, द कंडीशन लिख, द कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये खत्म हो गया, इलेक्ट्रोड क्या हो गया, खत्म हो गया, इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा कि यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर रीडिंग 0 हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अभी रिएक्शन स्टॉप्ड हो गई और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि जितना जिंक यहाँ पे होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही कॉपर यहाँ पे आएगा इसमें से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिंक ही नहीं है, इलेक्ट्रोड ही खत्म हो गया, तो फिर कैसे रीडिंग आएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमने ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो स्टैंडर्ड सेल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू नहीं बोली जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड की बोली जाएगी। क्यों? अगर आप मान लो कि स्टैंडर्ड सेल मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल की वैल्यू यहाँ पे 1.1 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिंक का क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका कम है तो 1 मोल की कंडीशन है ही नहीं। ये 1 मोल पहले था लेकिन अब 1 मोल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो जाएगा 1 मोल से, और इसका क्या हो जाएगा, 1 मोल से ज्यादा हो जाएगा। तो कंडीशन अभी इक्विलिब्रियम पे नॉन स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करो तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू होगी पोटेंशियल की, याद रखना। इसलिए यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लिखा है क्योंकि कंडीशन क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट एट अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बिकॉज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन रिमेन हियर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, नो स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। नो कोई स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यही चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। इनमें से कोई भी, अब मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड कंडीशन के जो एलिमेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, प्रेशर की बात कर लो, इनमें से कोई भी चेंज हो जाएगा तो ये जो कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाएगी। कोई भी एक चेंज हो गया तो खत्म, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नॉन्स इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो नॉन्स इक्वेशन यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए मैंने लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो 298 केल्विन हमने लिया हुआ है। मेजर केसेस में टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। इन केस अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो हम इक्वेशन यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको निकाल के क्या कर देंगे, 2.303 RT वाला इक्वेशन जो है, ठीक है, वो डाल देंगे, इसमें F आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो, अगर यहाँ पे तो 298 ही टेम्परेचर है और सभी में ज्यादातर मेजर केसेस में 298 केल्विन टेम्परेचर ही रहता है, इसी वजह से हम यही इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिया हुआ है, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 log 10। अब ये क्या है आपको मालूम है, जो आगे समझा चुका हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट एनोड, ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट कैथोड, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात हो रही है तो वहां पे ई सेल क्या है, 0 है, 0.0 वोल्ट, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसकी वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की क्या है, 0 है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 10 KEQ। अब KEQ क्या है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा,
7th चैप्टर था पार्ट 1 का, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, ठीक है, और उसको सेकंड सेमेस्टर में चलाया था। तो उसके अंदर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा होगा Kc, ठीक है, तो वे ये भी ऐसा ही है KeQ, मतलब कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही जितने मोल होंगे वो पावर में लिए जाएंगे, तो उसको क्या किया था एज अ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया गया है KeQ, ये जो ये वैल्यू है वो एज अ KeQ ले गई है, ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो। तो इसको KeQ ले सकते हैं हम, इनकी वैल्यू को KeQ ले सकते हैं, ठीक है। इनका दोनों का जो कांस्टेंट, इनका दोनों का रेशियो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो KeQ ले लिया, यहाँ पे KeQ लिया है, Kc नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस है ना, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log 10 KeQ, ये पूरा पार्ट माइनस वाला है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ये इक्वेशन बन गया। अगर मेजर केसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे KeQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, तो KeQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी ये मल्टीप्लिकेशन में इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा सेम ही है, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये इक्वेशन। और दोनों ये इक्वेशन क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना हो, नॉन्स्ट इक्वेशन की वैल्यू दी गई हो, टेम्परेचर दिया गया हो 298 केल्विन, तो आप सीधा इक्वेशन ये रख सकते हो, उसमें कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसके अंदर आपको एंटी लॉग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर KeQ की वैल्यू चाहे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका log 10 है, तो उसका एंटी लॉग आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको चार्ट में से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही पेचीदा चीज़ है, क्योंकि मैं उस जमेले में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आपको एंटी लॉग यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसमें माथापेड़ी नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सीधा एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल दिया गया है Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu, ये मतलब कि जहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 1.10 वोल्ट दिया गया है एट 98 केल्विन 298 केल्विन टेम्परेचर। KeQ फाइंड करना है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है इस सेल का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन आपको पता ही है, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स, मतलब कि n इज इक्वल टू 2। तो 298 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन है, तो ये ले लेंगे सीधा इक्वेशन, ई नॉट सेल log 10 KeQ, वैल्यू रख देंगे, नॉट की इसकी वैल्यू दी गई तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अभी ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ई सेल ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये नॉन कंडीशन वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी 1 पॉइंट, इसकी पूरी वैल्यू रख दी। क्या करेंगे अब, ये जो वैल्यू है इसको इस पर यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, ये या तो फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे सीधा, तो ये माइनस वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सीधा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देन इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये वैल्यू जो है ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये डिनोमीटर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 37.28, एक और 8 आ जाएगा इसमें, और उसके बाद जब एंटी लॉग निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, मैंने नहीं की है, ओके। तो ये थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्न्स इक्वेशन के बारे में का इक्वेशन था, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद का जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो एग्जांपल होंगे उसमें आगे हम इसके एग्जांपल 1-2 कर देंगे, ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए।